Hello my dear students, how are you? This is Sachin Mishra. Today we are going to learn principles of management by fuel. तो this is very important topic क्योंकि ये एक्चुअली इनसे केस स्टडीज़ भी आती हैं एग्ज़ाम में। और दूसरी बात कि जब आप प्रोजेक्ट वर्क बनाएंगे तो उस टाइम आप इस चैप्टर से प्रोजेक्ट वर्क बना सकते हैं, आपके पास चॉइस होती है। और मोस्टली बच्चे एक तरह से इसी को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि काफ़ी सिंपल भी है। चलिए फिर बात करते हैं कि अगर फ्यूल ने कितने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट समझाए हैं। तो हालांकि जो फ्यूल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो देयर आर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय फ्यूल। अब इसको थोड़ा ध्यान रख सकते हैं आप, थोड़ा कोरिलेट करके। F4 फ्यूल, F4 14 एंड F4 फ्रांस, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा आप कोरिलेट कर सकते हो कि भाई फ्यूल फ्रांस के थे और इसके अलावा इन्होंने कितने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप किए हैं, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उनको एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। एक शॉर्ट में ट्रिक हो जाएगी आपकी, दादू, DADW, तो दादू से हो जाएंगे 5। फिर SR, CS, SRCS मतलब 4 और, तो इस तरीके से हो गए 9। फिर OIC, इस तरीके से हो जाएंगे 5 और, तो हो जाएंगे 14। हाँ, तो इनके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोग एक ट्रिक से समझते हैं। तो फर्स्ट 5 दादू, DADW, तो इसका मतलब क्या हुआ, D फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, A फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड नेक्स्ट D फॉर डिसिप्लिन, U फॉर यूनिटी ऑफ कमांड, U फॉर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दादू। फिर SR मीन्स यहाँ पे हो जाएगा जैसे कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, R रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, CS तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, C फॉर, और S का यहाँ पे स्केलर चेन, एंड OIC नेक्स्ट लास्ट 5 है। तो O मीन्स यहाँ पे हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, और I फॉर प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, और C स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, S मीन्स, और यहाँ पे डबल E जो लास्ट में है वहाँ पे बोल सकते हैं एस्पिरिटी कॉप्स, एक E मीन्स, और एक लास्ट जो आपका एक और E होगा उसका हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, E फॉर इक्विटी। तो इस तरीके से हमारे 14 प्रिंसिपल हैं। ये तो आपको इसलिए ट्रिक बताई गई कि अगर आपको किसी को 14 प्रिंसिपल पूरे बताने हैं तो उस तरीके से आप ध्यान करके बता सकते हो। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, कि आखिर इनका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है। तो डिवीजन ऑफ वर्क। तो आखिर ये डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में इन्होंने क्या बताया, देखो मैं पहले तो ये क्लियर कर दूं कि जितने ही 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, दीज आर इक्वली इम्पॉर्टेंट टू ईच टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी के लिए एक तरह से इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। प्रॉपरली जहाँ पे चीज़ें मैनेज की जा रही हैं वहाँ पे एक तरह से इन सभी प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है। बहुत ही अच्छे प्रिंसिपल्स हैं, तो इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है और उसको फिर आप अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क बताया। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, फ्यूल suggested that the whole work should be divided into small units or small tasks, and instead of assigning whole task to one person, a part of that job or part of that work must be assigned to each and every employee according to his or her qualification, past experience, and interest. So it will improve the efficiency level of the employee, and he will become perfect if he will do that work again and again. तो ये सब इसका बेनिफिट रहता है, ठीक है।
तो ये प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क में बोला, जैसे आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में जो भी फाइनेंशियल वर्क होता है वो पूरा डिवाइडेड होता है। कैश डिपॉजिट करने का काम अलग है, अलग बंदे के पास कैश विड्रॉवल करने का काम अलग है, लोन वगैरह पास आउट करने का काम लोगों के वो अलग बंदे का रहता है, अलग एम्प्लॉय होता है, और लोगों की पासबुक वगैरह में एंट्री करने का काम या अदर इंक्वायरी वगैरह है उसका काम अलग रहता है। तो इस तरीके से पूरे काम डिवाइडेड होते हैं। इसी तरीके से स्कूल में आप देखते हैं कि स्कूल में सब्जेक्ट वाइज टीचर्स के सब्जेक्ट डिवाइडेड होते हैं। इसके अलावा जो ऑफिशियल काम है उसके लिए अकाउंटेंट्स या क्लर्क होते हैं, या जो मैनेजमेंट का काम देखना है तो वही प्रिंसिपल या कोऑर्डिनेटर देखता है। तो इस तरीके से यहाँ भी पूरे स्कूल में भी काम एक तरह से डिवाइडेड होते हैं। तो वहाँ पे वो स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे कि जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो किया जाएगा तो उसके कौन कौन से बेनिफिट या कौन कौन से पॉजिटिव अफेक्ट हो सकते हैं, तो उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। फर्स्ट, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन देखो, जो बंदा बार बार वो किसी काम को करेगा, रिपीटेडली करेगा, तो वो उसमें स्पेशलिस्ट हो जाएगा। तो इसलिए बोला गया कि वेन एवर वर्क इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन देन ऑटोमेटिकली इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। तो ये स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है इंप्रूव एफिशिएंसी। एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज करेगा। तो when employee is performing only one part of job then he become expert in that and results in less wastage of resources। कौन सी वायोलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल? अगर इस प्रिंसिपल को वायोलेट किया जाता है तो फिर क्या होगा? तो अगर इस प्रिंसिपल को वायोलेट करते हैं, इस प्रिंसिपल को ध्यान में नहीं रखते हैं, तो एक तो लैक ऑफ एफिशिएंसी की कमी होगी, एंड देयर विल बी नो स्पेशलाइजेशन एंड चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क के एक तरह से चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। हम इसे केस स्टडीज भी समझते हैं। ठीक है, तो केस स्टडी जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आपको समझना है। मैनेजर ऑफ एबीसी लिमिटेड डज नॉट एलोकेट वर्क एज पर द कैपेबिलिटी ऑफ वर्कर्स। तो एबीसी लिमिटेड के मैनेजर ने एम्प्लॉइज को उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वर्क, उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क एलोकेट नहीं किया है। विच प्रिंसिपल इज वायोलेटेड बाई देम। तो कौन सा प्रिंसिपल वायोलेट हो रहा है? तो यहाँ पे अगर वर्क क्वालिफिकेशन कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल एक तरह से फॉलो नहीं होगा वो होगा अपना कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, क्योंकि वर्क को डिवाइड नहीं किया। सेकंड केस स्टडी है कि प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ वीटा लिमिटेड टुक स्पेशल केयर ऑफ द इंटरेस्ट एंड एबिलिटी ऑफ हिज सबऑर्डिनेट एंड आगे लिखा हुआ है व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग द वर्क अमंग देम ही वाज ऑफ द फर्म ओपिनियन दैट अ वर्कर शुड बी गिवन वन वर्क अगेन एंड अगेन सो दैट ही मे बिकम एक्सपर्ट इन इट। तो इनका बिल्कुल साफ साफ कहना है कि ये अपने काम को डिवाइड कर रहे हैं और एक बंदे को वही काम रिपीटेड वे में देते हैं जिससे वो उसमें एक्सपर्ट होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलोड हियर। तो कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो हो रहा है? तो सिंपल सी बात साफ साफ समझ में आ रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पहला वाला प्रिंसिपल हो गया इसकी स्टडीज। तो अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड प्रिंसिपल की, जो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस पर आपको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की मीनिंग पता हो कि अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो अथॉरिटी मीन्स पावर्स टू टेक डिसीजन। तो डिसीजन लेने की पावर्स होती हैं टॉप लेवल के पास या किसी भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अथॉरिटी के नाम से। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क ऑन टाइम। तो जो आपके ऑब्लिगेशन है किसी काम को करने के लिए, जो आपको टाइमली परफॉर्म करना है वो काम, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूल ने आखिर क्या बोला है? तो फ्यूल सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ बैलेंस और पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने कहा कि एक्सेस अथॉरिटी या फिर एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं है। दोनों में एक प्रॉपर बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा फ्यूल ने बताया। ठीक है, तो हम जैसे अगर दोनों में प्रॉपर बैलेंस रखा जाता है तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉजिटिव इफेक्ट कि नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अथॉरिटी का मिसयूज नहीं होगा। सेकेंड है पॉजिटिव इफेक्ट की हेल्प इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम विदाउट एनी डिले। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टाइमली परफॉर्म हो जाएंगी और बिना किसी डिले के।
और इसके बाद हम बात करते हैं कौन सा वायोलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। अगर इस प्रिंसिपल को ध्यान में नहीं रखा जाता है, दोनों में प्रॉपर बैलेंस को ध्यान में नहीं रखा जाता है, तो फिर क्या होगा, तो फिर इसका कौन सा वायोलेशन में, जैसे कि पहले डिले इन वर्क और इन कंप्लीशन ऑफ वर्क ड्यू टू लेस अथॉरिटी, तो वो लेस अथॉरिटी की वजह से वर्क डिले होगा। इसके अलावा सेकंड मिसयूज ऑफ अथॉरिटी ड्यू टू एक्सेस ऑफ अथॉरिटी, और एक्सेस ऑफ अथॉरिटी की वजह से उसका मिसयूज हो सकता है। थर्ड ओवर बर्डन विद वर्क विद एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर किसी को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है अथॉरिटी से ज़्यादा तो वो ओवर बर्डन हो जाएगा। क्लियर। इसकी हम केस स्टडी भी देखते हैं। तो केस स्टडी है एक, अ मैनेजर शुड हैव द राइट टू पनिश अ सबऑर्डिनेट फॉर बिलफुली नॉट ओबेइंग अ लेजिटिमेट ऑर्डर बट ओनली आफ्टर सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी हैव बीन गिवन टू हिज और हर केस। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड हेयर। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड है, तो उसके बारे में बोला गया है। तो यहाँ पे जैसे कि अपना हो जाएगा कौन सा वाला, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं सेकेंड, द सेल्समैन ऑफ ABC लिमिटेड कुड नॉट अचीव हिज सेल्स टारगेट ऑफ 1000 यूनिट। ऑन इंक्वायरी इट वॉज फाउंड दैट ही वॉज नॉट अलाउड टू टेक डिसीजन रिलेटेड टू गिव डिस्काउंट और क्रेडिट टू एनी ऑफ हिज कस्टमर। तो जैसे कि सेल्समैन को बोला गया कि आपको 1000 यूनिट सोल्ड करनी है विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, लेकिन अगर उसे आपने डिस्काउंट ऑफर करने की अथॉरिटी नहीं दी है कि वो डिस्काउंट ऑफर कर सके, उधार गुड्स बेच सके, तो फिर वो टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे जैसे कि इस केस में जो प्रिंसिपल वायोलेट हो रहा है वो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दी है कि 1000 यूनिट बेच के दिखाओ, लेकिन आपने अथॉरिटी नहीं दी है कि आप किस तरीके से उसको बेच सकते हो, उधार बेच सकते हो, कितने मंथ के लिए बेच सकते हो उधार, या फिर उस पर कितने % डिस्काउंट ऑफर कर सकते हो, इस तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा थर्ड प्रिंसिपल डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन देखो, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फॉलोड बाय द एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज को रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने हैं, और जो एम्प्लॉइज हैं उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कमिटमेंट पूरी करनी है, और एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने यानी कि एम्प्लॉइज के प्रति कमिटमेंट पूरी करनी है जो भी उन्होंने एक दूसरे के प्रति की है। तो इसी को उन्होंने बोला है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में और ये बताया गया कि अगर रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं होते हैं तो फ्यूल ने बोला है कि वहाँ पे फिर फाइन लगाना चाहिए, जिससे क्या है कि स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो हो सकें। तो ये डिसिप्लिन के ये सारे पार्ट्स होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिसिप्लिन रिफर्स टू फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल। इसके अलावा क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट एवं सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए। मीटिंग कमिटमेंट एट ऑल लेवल, कमिटमेंट फुलफिल हो रही हो। जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। फ्यूल इंसिस्ट दैट डिसिप्लिन रिक्वायर्ड एट सुपीरियर एज वेल एज सबऑर्डिनेट लेवल। तो फ्यूल का मानना है कि यहाँ पे दोनों ही लेवल पे मतलब डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट है, सुपीरियर लेवल पे भी और सबऑर्डिनेट लेवल पे भी। द डिसिप्लिनरी रूल्स शैल नॉट बी एप्लीकेबल ओनली ऑन सबऑर्डिनेट्स बट डिसिप्लिन रिक्वायर्ड गुड सुपीरियर एट एवरी लेवल। Clear and fair agreement between superior and subordinates and judicial application of penalties. Example जैसे कि दिया गया है कि the employees must honor their commitment toward the organization by working effectively and efficiently. On the other hand, superior must also meet their commitments by meeting their promises of increment, promotion, wages वगैरह की जो भी यूज थे, वेज रिविजन्स के, ये सारे जो भी कमिटमेंट्स की हो तो फुलफिल करनी चाहिए। पॉजिटिव फैक्ट क्या होंगे अगर डिसिप्लिन को फॉलो किया जाता है? तो फर्स्ट पॉइंट है सिस्टमैटिक वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिक वर्किंग होगा। सेकंड, इंप्रूव इन एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी जो लेवल होगा उनका इंप्रूव कर जाएगा। कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायोलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, अगर इस प्रिंसिपल को वायोलेट किया जाता है तो फिर क्या होता है? तो फर्स्ट है डिसऑर्डर और कंफ्यूजन एंड केयर्स। तो डिसऑर्डर रहेगा, गड़बड़ी रहेगी, अव्यवस्था रहेगा। ठीक है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्स एंड एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन। थर्ड, डिले इन वर्क ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। क्लियर। तो इस तरीके से ये चीजें हमें इसमें ध्यान रखनी है।